हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जो कि होगा हेलमिंथ एंड फंगल इन्फेक्शंस। तो अभी इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ देखा था, फिर हमने डिफरेंट पैथोजेंस को स्टडी किया जो कि डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, पैथोजन है मतलब वो डिजीज तो कॉज कर ही रहा है। उसी सीरीज में हमने सबसे पहले पढ़े बैक्टीरियल डिजीजेस, देन हमने पढ़े वायरल इन्फेक्शंस एंड देन हमने पढ़े प्रोटोजोन इन्फेक्शंस। अब आज बारी है पढ़ने की हेलमिंथ्स एंड फंगल इन्फेक्शंस। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हेलमिंथ इन्फेक्शंस। तो हेलमिंथ्स जिसमें आ जाते हैं प्लैटी हेलमिंथ्स एंड एस्के हेलमिंथ्स। कौन कौन से हेलमिंथ्स आ जाते हैं? प्लैटी हेलमिंथ्स। प्लैटी हेलमिंथ्स आप किसे बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स। तो हेलमिंथ्स मतलब होता है वर्म्स, तो या तो वो फ्लैट वॉर्म्स हो सकते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, और या तो दूसरे क्या हो सकते हैं? एस्के हेलमिंथ्स। एस्के हेलमिंथ्स। तो एस्के हेलमिंथ्स में क्या हो सकता है? एस्के हेलमिंथ्स मतलब होता है राउंड वॉर्म। तो वर्म्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इन्हीं हेलमेंट से होने वाली फर्स्ट डिजीज जो होती है वो होती है एस्कैरियासिस। कौन सी डिजीज होती है? वो होती है एस्कैरियासिस। तो एस्कैरियासिस को कॉज करता है एस्कैरिस। उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? एस्कैरिस, which is also it is a intestinal parasite and it belongs to the phylum Aschelminths. It belongs to the phylum Aschelminths. तो it is a round worm. तो एस्कैरिस जो होता है वो एक राउंड वॉर्म होता है जो कि कौन सा डिजीज कॉज करता है? जो कि डिजीज कॉज करता है जिसका नाम होता है एस्कैरियासिस। तो एस्कैरियासिस एक ऐसा डिजीज है जिसमें एस्कैरिस जाके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन। किसको अफेक्ट करती है? मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब आप सोचो, आप खुद सोचो कि अब ये जो डिजीज है अगर इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहा होगा? तो देखिए आप इधर, soil, water, vegetable, fruit, etc. contaminated with feces containing eggs of parasite. अगेन वही रीजन, अगर किसी पर्सन को एस्कैरियासिस है और वो ओपन में डेफिकेशन करता है और ओपन में डेफिकेशन के कारण क्या होगा? जो उसका फीकल मैटर है उस पर क्या होंगे? उस पैरासाइट के एग्स होंगे, एस्कैरिस के एग्स होंगे। वही एग्स आपकी बॉडी में आ जाएंगे। अब वो कैसे आ सकते हैं? पानी के थ्रू, खाने के थ्रू। सपोज आप बेयर फुट आप वॉक कर रहे हैं, आपने स्लीपर्स नहीं पहने और बेयर फुट वॉक करते चले जा रहे हैं, गलती से आपका पैर ऐसे किसी चीज़ पे आ गया जिसमें एस्कैरिस के एग्स हो सकते हैं। उन सभी चीज़ों से आपको एस्कैरियासिस हो सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली क्या हो गया? मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया मेनली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मेनली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्लियर हुआ? तो आपको पैथोजन क्लियर हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या होंगे? तो सिम्टम्स इज इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब कि इंटेस्टाइन में ये एस्कैरिस जाके परफोरेशन कॉज करने की कोशिश करती है, और जब परफोरेशन होंगे तो वहां पे क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मस्कुलर पेन, बॉडी में पेन होता है। फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। एनीमिया होता है क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अनीमिया होगा, एंड साथ ही साथ में जो इंटेस्टाइनल पैसेज है, जो नॉर्मल बोवल मूवमेंट है, जो फीकल मटेरियल का जो रिमूवल के लिए जो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं उसको भी अफेक्ट करेगा अगर एस्कैरियास का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है। क्लियर हुआ? तो हेलमिंथ डिजीज में आपने फर्स्ट डिजीज कौन सी पढ़ी? एस्कैरियासिस। कौन सी डिजीज पढ़ी आपने? एस्कैरियासिस caused by ascaris. Caused by ascaris. Next in this section we have to study another disease named filariasis. Named filariasis और elephantiasis और हाथी पाँव। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, अगर आप कभी एमबीबीएस में आते हैं, आप कॉलेजेस या कभी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो आपको बहुत इजीली एलिफेंटियासिस के केसेस देखने को मिल जाएंगे। उनके जो पैर होते हैं, जनरली जो लेग्स होते हैं, वो लाइक दे जस्ट स्वेल अप टू सम एक्सट्रीम लेवल। इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं जिस पर्सन को फाइलेरियासिस या फिर इसे क्या बोला जाता है? एलिफेंटियासिस होता है। तो होता क्या है, कौन करता है ये बीमारी फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस? तो इट इज कॉज्ड बाय फाइलेरियल वर्म्स और वुशेरिया।
तो वुशेरिया जो होता है, वुशेरिया कॉजेज एलिफेंटियासिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं, या तो उसे आप वुशेरिया बोलो, या फिर अनदर नेम फॉर वुशेरिया इज फाइलेरियल वॉर्म। दिस वुशेरिया इज आल्सो एस्के हेल्मिन्थ, ये भी एक टाइप का एस्के हेल्मिन्थ ही है। और या फिर वुशेरिया भी दो टाइप के होते हैं, दो स्पीशीज मिलती हैं वुशेरिया की, वुशेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुशेरिया मलाई। तो वुशेरिया इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। तो कभी किसी को एलिफेंटियासिस हुआ है तो आप पहले तो ये चीज पता कर सकते हैं कि किसका इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है या तो डब्ल्यू बेनक्रॉफ्टी या फिर डब्ल्यू मलाई, वुशेरिया का इन्फेक्शन हुआ है। वुशेरिया इज ऑल्सो नोन एज फाइलेरियल वॉर्म, ऑल्सो नोन एज फाइलेरियल वॉर्म। अब कैसे इन्फेक्ट करता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें होता है बाय अ बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो थ्रू मॉस्किटो। इस वाले इन्फेक्शन में फाइलियारिसिस का इन्फेक्शन जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। अगर फीमेल क्यूलेक्स, जैसे आपने अभी आप मलेरिया पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या होता था, अगर एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो किसी मलेरिया वाले पर्सन को काट रही है, तो उसके ब्लड से वो सक कर लेती थी, क्या सक कर लेती थी, स्पोरोसाइट, और फिर वो स्पोरोजोइड को कन्वर्ट कर देती थी, गैमेटोसाइट को इन्फेक्ट कर लेती थी, और फिर वो इन्फेक्ट करती थी जाके दूसरे ह्यूमन को। उसी टाइप से फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो जो भी है वो ट्रांसमिट करती है कौन सी डिजीज को, फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस को। तो एलिफेंटियासिस किसके थ्रू फैलता है, इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। आपको हर डिजीज में 3-4 चीजें याद रहनी चाहिए। नंबर 1 कॉजेटिव एजेंट, नंबर 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि कैसे वो डिजीज फैला, थर्डली सिम्टम्स, और फोर्थ अगर उस डिजीज के लिए कोई टेस्ट होता है तो फोर्थ इज द टेस्ट। ये 4 चीजें आपको हर किसी डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। मेनली कॉजेटिव एजेंट एंड सिम्टम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एनी ऑफ द डिजीज। तो फाइलेरियासिस के बारे में आपने सीख लिया, कॉजेटिव एजेंट इज फाइलेरियल वॉर्म या वुशेरिया, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या होंगे, फाइलेरियल वॉर्म लिव्स इन द lymphatic vessels usually of the lower limbs. It causes chronic inflammation of the organs in which they live for many years. Limbs and genital organs may be deformed. तो ये जो फाइलेरियल वॉर्म है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये कहाँ पे रहता है, ये हमारी बॉडी में जाके हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को अपना घर बनाता है। किसको घर बनाता है, लिम्फेटिक वेसल्स को। अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, आपकी बॉडी में आपने पढ़ा है ना लिम्फेटिक सिस्टम इन क्लास 11th इन द चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। नहीं भी पढ़ा तो आपको इतना तो आइडिया होगा, रफ आइडिया होगा कि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड के लिए एक प्रॉपर पाथवे है, उसी टाइप से एक एक्स्ट्रा फ्लूइड है जिसका नाम होता है प्लाज्मा, जिसका नाम होता है लिम्फ। तो वो लिम्फ के लिए भी एक प्रॉपर पूरा चैनल है, सिस्टम है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये जो फाइलेरियल वॉर्म है या वुशेरिया है, ये जाके अफेक्ट करता है इन लिम्फेटिक वेसल्स को, और लिम्फेटिक वेसल्स में जाके वो घर बना लेता है अपना। दे रिसाइड, द फाइलेरियल वॉर्म रिसाइड इन द लिम्फेटिक वेसल्स। और अब क्या होगा, यूजुअली ऑफ द लोअर लिम्स। अब लिम्फेटिक वेसल्स तो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, फाइलेरियल वॉर्म को कहाँ की लिम्फेटिक वेसल सबसे ज्यादा पसंद आई, तो फाइलेरियल वॉर्म को लोअर लिम्स, मतलब हमारे पैरों की लोअर लिम्स की लिम्फेटिक वेसल्स में जाके वो रिसाइड करेगा। और जब वो वहाँ पे रिसाइड करेगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन इज जस्ट, आप समझते हैं ना, स्वेलिंग आने लगेगी, वहाँ पे जो फ्लूइड है उसका रिटेंशन होने लगेगा, ये सब चीजें होंगी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा इन द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी इयर्स। लिम्स और जेनाइटल ऑर्गन, अल्टीमेटली जो पैर होगा, लिम्स एंड द जेनाइटल ऑर्गन्स, तो अगर जेनाइटल ऑर्गन्स हैं तो वो अफेक्ट होंगे, और लिम्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि उनकी ही लिम्फेटिक वेसल्स में ये जो वॉर्म है वो रह रहा है। तो क्या सिम्टम्स हो जाएंगे बताओ आप फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस के, उसके ये होंगे कि स्वेलिंग इन द लोअर लिम्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो जाएंगे, जेनाइटल्स अफेक्ट होंगे, डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वर्म है वो कहाँ पे जाके रह रहा है, वो जाके रह रहा है इन द लिम्फेटिक वेसल्स। कहाँ पे जाके रह रहा है वो, इन द लिम्फेटिक वेसल्स, मेनली ऑफ द लोअर लिम्ब। क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। तो चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, और अब नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शंस। अभी तक आपने क्या क्या देख लिया, अभी आपने हेलमेंट डिजीज देखी जिसमें आपने 2 डिजीज पढ़ी, एस्कैरियासिस एंड फाइलेरियासिस, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटियासिस। अब बारी है पढ़ने की फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज में मोस्ट कॉमन डिजीज जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो आप रिंग वॉर्म्स।
रिंग वॉर्म्स आपको एक मोस्ट कॉमन डिजीज है विच हैपन्स ड्यू टू फंगल इन्फेक्शंस। तो क्या होता है रिंग वॉर्म में, कौन कॉज करता है रिंग वॉर्म्स? तो रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय विच फंगस? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। ये 3 फंगस हैं। कौन है ये तीनों? फंगस हैं जो कि कॉज करती हैं द डिजीज नोन एज रिंग वॉर्म। दे आर सीन इन ग्रोइन, बिटवीन टोज एटसेट्रा। तो जनरली फंगस कहाँ ग्रो करती है? जॉइंट्स पे ग्रो करती है, टोज के बीच में ग्रो करती है, आपके जेनाइटल्स रीजन में जो आपके जॉइंट्स होते हैं वहाँ ग्रोइन रीजन में आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो फंगस की जो ग्रोथ होती है, रिंग वॉर्म्स जो होते हैं वो किस किस के कारण होते हैं? कॉजेटिव एजेंट कौन कौन हो गया? माइक्रोस्पोरम अ फंगस, trichophyton also a fungus, and epidermophyton it is also a fungus. So these are 3 fungus which cause ringworm, and generally कहाँ पे होता है फंगल इन्फेक्शन? किन पार्ट्स ऑफ बॉडी में? इन बिटवीन द टोज, जो आपके पैरों की उंगलियां हैं उनके बीच में आपको ये जनरली देखने को मिलता है, और इन द ग्रोइन, जो जेनाइटल्स होते हैं उनके आसपास ग्रोइन रीजन में आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कोई भी फंगल इन्फेक्शन कैसे फैलता है? तो फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होता है जनरली कॉमन आर्टिकल्स यूज करने से। सपोज कोई पर्सन, उसे फंगल इन्फेक्शन हुआ और वो नहाता है, उसने जो टॉयल यूज करी, आप आए आपको कुछ नहीं मिला, आपने भी उठा के वही टॉयल यूज कर ली। सेम टॉयल यूज करने से उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से जो टॉयल यूज हुई है उस टॉयल में भी फंगस आ चुकी है। अब अगर आप वो यूज करते हैं तो दैट फंगस विल डेफिनेटली गोना अटैक योर बॉडी। ओके, तो मेनली मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉल्स, क्लोथ, कोम्ब एटसेट्रा। जनरली कोई भी अगर पर्सन है उसे फंगल इन्फेक्शन है और आप उसको कोई भी आर्टिकल यूज कर रहे हो, इट्स लाइक कोम्ब, टॉल, क्लोथ, कुछ भी आप उससे रिलेटेड यूज कर रहे हो जो पर्सन के डेली यूज में और उसकी बॉडी के कंटैक्ट में आता है, और अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो देयर आर 110% चांसेस कि आपको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंजाई टू ग्रो, और आपने क्लास 11th में ही ये चीज पढ़ी है कि फंगस को या फंजाई को ग्रो करने के लिए जो बेस्ट होता है वो क्या होता है? उसको क्या चाहिए? हीट और मॉइस्चर। थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो और मॉइस्चर हो, बस फंगल ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसीलिए ग्रोइन वाले रीजन में स्पेशली फंगल ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ग्रोइंस में, है ना, और ग्रोइंस में मॉइस्चर होने के कारण वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इट इज़ मोस्ट प्रोन टू फंगल इन्फेक्शन। तो हीट एंड मॉइस्चर, दीज आर द 2 फैक्टर्स विच हेल्प्स फंगस टू ग्रो एंड स्प्रेड। ओके, सिम्टम्स क्या होते हैं? तो ड्राई स्केली लीजन्स ऑन स्किन, नेल, स्कैल्प एक्सेट्रा, इंटेंस इचिंग। तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो आपको लीजन्स देखने को मिलते हैं। ये जो रेड कलर के स्कार्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर नोन एज लीजन्स। सो दीज आर ड्राई एंड स्केली लीजन्स। ड्राई स्केली लीजन्स का क्या मतलब है? कुछ लीजन्स ऐसे होते हैं जैसे आप जल गए, तो जलने पे जो लीजन्स होते हैं वो उसमें पानी होता है, दैट आर वेट लीजन्स। बट यहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन वाले लीजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दैट आर ड्राई लीजन्स, और ये ड्राई होते हैं, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा उसमें खुजली होती है, इचिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। और जब आप उसे बार बार खुजाते हैं तो क्या होगा? इचिंग करने से, खुजाने से वो जो इन्फेक्शन है आपके नेल्स में आ रहा है, और नेल से फिर जहाँ जहाँ आप अपने बॉडी को अपने हाथों से टच करोगे वो इन्फेक्शन फिर वहाँ भी स्प्रेड होगा। तो इसीलिए फंगल इन्फेक्शन में जनरली पाउडर्स वगैरह ऐसे दिए जाते हैं, ऐसे पाउडर्स उस इन मार्क के लिए दिए जाते हैं, लीजन्स के लिए दिए जाते हैं, जिससे उस पर इचिंग ना हो। इचिंग को कम करने के लिए जनरली दिए जाते हैं, ताकि आप बार बार खुजाओ ना और उससे वो फैले ना। बोलते हैं ना, अरे खुजाओ मत, खुजाने से फैल जाएगा। तो कैसे फैलेगा? आप खुजाओगे, आपकी फिंगर्स पे वो चीज़ आएगी, और फिंगर से फिर आप जहाँ भी अपनी बॉडी को टच करोगे फिर उस रिस्पेक्टिव जगह पे आपको फंगल इन्फेक्शन होगा। समझ में आई आपको बात? तो फंगल इन्फेक्शन में आपने पढ़ा रिंग वॉर्म्स के क्या पॉजिटिव एजेंट होता है, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, लास्टली सिम्टम्स क्या होते हैं, दैट आई हैव डिस्कस विद यू। कोई भी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। ओके, तो अभी तक हमने सारे पैथोजेनिक डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ के खत्म कर लिया है। अब इन नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड अबाउट द इम्यूनिटी। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।